नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा भारत के इतिहास की लाइव क्लास लेके जुड़ रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मौर्य वंश। देखो दोस्तों, मौर्य वंश जो है भारत में इसके शासन की स्थापना हुई थी 222 ईसा पूर्व में और 184 ईसा पूर्व तक इस वंश के शासकों ने भारत के ऊपर शासन किया है। तो इस समय के दौरान भारत में कौन कौन से शासक बने, भारत के शासन की स्थितियां क्या थी, उन सभी बातों के ऊपर अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखो मौर्य वंश, इस वंश की स्थापना के बारे में बात करें। स्थापना तो मौर्य वंश की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 322 ईसा पूर्व में, और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में, और यहां से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन भी किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। शासन काल है इनका 322 से 298 ईसा पूर्व। सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध जनपद में। इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था पाटलिपुत्र। मगध जनपद में सबसे पहले मौर्य वंश स्थापित हुआ। राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने प्रधानमंत्री के सहयोग से। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इसी का एक नाम मिलता है विष्णुगुप्त। अच्छा, चाणक्य का पुत्र था इसलिए चाणक्य कहते हैं। कुटिल चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे इसलिए कौटिल्य कहते हैं, और इनका वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य जो है इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई, उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र, इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है इस ग्रंथ का संबंध किस विषय से है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। तो राजनीति से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, और चाणक्य जो है ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं के सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की मगध में। इससे पहले मगध के ऊपर किसका शासन था? तो इससे पहले मगध के ऊपर नंद वंश का शासन था, और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था घनानंद। अंतिम शासक का नाम था घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को परास्त किया, और इसे परास्त करने के बाद इन्होंने मगध में मौर्य वंश स्थापित कर दिया। आगे अपन चर्चा करें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस जाति का था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवरण दिया गया है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन और बौद्ध ग्रंथ, जो इस समय जो जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, इन जैन और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि भाई ये जाति से क्षत्रिय था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को जाति से क्षत्रिय कहा गया है, जबकि पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है शूद्र, कि ये क्षत्रिय नहीं था, ये जाति से क्या था? शूद्र था। इसके अलावा एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना की थी विशाखदत्त ने।
मुद्रा राक्षस रचनाकार का नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति है वो लिखी गई है वृषल। वृषल का अर्थ होता है दोस्तों निम्न कुल में पैदा होने वाला। तो वृषल या निम्न कुल में उत्पन्न चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, जिसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। अच्छा याद रहे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो नाम है वो यूनानी ग्रंथों में कुछ अलग मिलता है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम तो मिलता है एंड्रोकोट्स, दूसरा नाम मिलता है इनका सेंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य का बताया गया है यूनानी ग्रंथों में। यह कहा गया है कि भाई जो भारत का शासक था इस समय यूनानी ग्रंथों में, उस शासक का नाम था एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स। यहां पर यूनानी लेखक जिसका नाम है प्लूटार्क, यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स लिखा है, जबकि यूनानी लेखक आपका स्ट्रेबो जस्टिन एपियन, इन्होंने नाम लिखा है इसका सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य इसका नाम यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स लिखता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स लिखा है, जबकि स्ट्रेबो जस्टिन और एपियन जो है इनके द्वारा इसको सेंड्रोकोट्स लिखा गया है। तो जाति के बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कहा गया है, पुराणों में शूद्र कहा गया है, मुद्रा राक्षस में इसे वृषल कहा गया है या निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। इसके अलावा यूनानी ग्रंथों में इसका नाम मिलता है सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। अगली बात देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का वो पहला शासक था, वह पहला शासक है जिसने सबसे पहले नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत के लिए अभियान किए थे। वह पहला शासक भारत का जो सबसे पहले नर्मदा नदी को, उत्तर भारत का शासक था ये, उत्तर भारत का वह पहला शासक जो उत्तर से नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण के लिए अभियान करता है, वो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत के ऊपर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। संपूर्ण भारत पे शासन स्थापित करने वाला ये भारत का पहला शासक था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट। याद रहे भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि सबसे पहले संपूर्ण भारत पे इसने शासन स्थापित किया था। नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण के लिए अभियान करने वाला भारत का पहला शासक था ये, इसलिए ये भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य इसे कहते हैं यूनानी दास्ता से मुक्ति दिलाने वाला शासक। यूनानी दास्ता से मुक्ति दिलाने वाला शासक भी कहते हैं इसे। अब देखो क्यों कहते हैं, तो देखो दोस्तों भारत के कुछ एक क्षेत्र थे, खास तौर पे पश्चिमी भारत जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो भाग है, इस क्षेत्र पे यूनानी शासन की स्थापना की गई थी सिकंदर के द्वारा। सिकंदर जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी दूत था, पहला यूनानी राजदूत जिसने भारत पे शासन किया वो सिकंदर था। अच्छा, अब यहां पर यह मत समझना कि भाई भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो विदेशी थे वो यूनानी थे, नहीं थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी कहां के निवासी थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के ऊपर सबसे पहले ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, और वह पहला शासक जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था उस शासक का नाम था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं इसे। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम पहला शासक, पहला ईरानी शासक जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। भारत पे सबसे पहले आक्रमण भी ईरानियों के द्वारा किया गया था, बाद में यूनानी आए थे, और यूनानी शासक
पहला यूनानी शासक जिसने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था वो सिकंदर था। सिकंदर ने भारत में जो पश्चिमी भारत था उसका लगभग एक बहुत बड़ा भूभाग, सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो इसने जीत लिया था और उस क्षेत्र को यूनानियों से वापस खाली करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए इसे कहते हैं इसलिए इसे कहते हैं यूनानी दासता से मुक्ति दिलाने वाला शासक। अब देखो किस प्रकार से मुक्ति दिलाई इसने, तो ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके समकालीन जो यूनानी शासक था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। शासक का नाम है सेल्यूकस निकेटर। अब ये था कौन सेल्यूकस निकेटर? तो मैंने आपको बताया कि भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था और सिकंदर का जो मुख्य सेनापति उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के मृत्यु के बाद, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद में यूनान का अगला शासक बना था सेल्यूकस निकेटर। तो ये भारतीय क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत थे। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ और वो युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ। यह युद्ध लड़ा गया था सिंधु नदी के किनारे और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर दिया गया। जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो हारने के बाद इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि की और उस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने संधि कर ली। इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना या इसी का दूसरा नाम था कार्नेलिया, अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह इसने कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर ने। और साथ में अब देखो दोस्तों, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। भारत में यह परंपरा रही है कि भाई जब भी शादी वगैरह की जाती है तो दहेज जो है वो जरूर लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी दहेज दिया गया और दहेज स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने इसे 4 प्रांत दिए। ये 4 प्रांत थे आपके, पहला था काबुल, दूसरा प्रांत था कंधार, तीसरा प्रांत था हेरात और चौथा था आपका मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये 4 प्रांत उपहार में दिए गए, दहेज में दिए गए और अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये कहते हैं कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने भी अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसलिए यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसे कहते हैं यूनानी दासता से मुक्ति दिलाने वाला शासक। आगे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसके द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर इसने एक झील का निर्माण करवाया था और उस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रांतपति था, एक राज्यपाल था इसका जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, नाम था इसके राज्यपाल का पुष्यगुप्त वैश्य। ये कहते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। इस बात का उल्लेख कि भाई सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, इस बात का उल्लेख मिलता है आपका जूनागढ़ शिलालेख से। उल्लेख मिलता है कहां से? जूनागढ़ शिलालेख। आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ शिलालेख जो है वो गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। शक वंशीय राजा था ये। शक वंशीय राजा रुद्रदामन प्रथम के समय लिखे गए जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। आगे ये कहते हैं कि भाई अपने शासन के आखिरी दिनों में
चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने जैन धर्म धारण कर लिया। शासन के आखिरी दिनों में ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया और इसने जैन धर्म धारण किया था जैन गुरु भद्रबाहु से। जैन गुरु भद्रबाहु, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म की एक संगीति हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा था। पहली जो शाखा थी उसका नाम तो था दिगंबर और दूसरी जो शाखा थी उसका नाम था श्वेतांबर। दिगंबर शाखा का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने और श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्तुलभद्र ने। 2 भागों में बटा था जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के आखिरी दिनों में जैन गुरु भद्रबाहु, जिसने दिगंबर जैन शाखा का नेतृत्व किया है, इसके साथ इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया और आखिरी दिनों में ये अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप कर भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में। एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। यह स्थान पड़ता है आपका कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए ये भद्रबाहु के साथ। ये कहते हैं कि यहां पर एक स्थान है, एक पहाड़ी है श्रवणबेलगोला में, उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी। इसी चंद्रगिरी पहाड़ी के ऊपर सल्लेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। जैन धर्म में एक प्रथा चलती है सल्लेखना प्रथा, या इसे संथारा प्रथा के नाम से भी जानते हैं। तो इस सल्लेखना या संथारा प्रथा के तहत इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये तो थे जैन आपके मौर्य वंश के संस्थापक शासक जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आगे अपन चर्चा करेंगे इनके उत्तराधिकारी के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी इनका बेटा बना और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो आगे पढ़ेंगे अपन अगले शासक के बारे में, नाम है बिंदुसार। बिंदुसार ये इनका उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार का जो शासनकाल है तो ये शासक बने थे 298 ईसा पूर्व में और यहां से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। 298 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार जो हैं इनके बारे में एक बात कही गई, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि मौर्य वंश का वह शासक, क्वेश्चन समझना आप, मौर्य वंश का वह शासक जिसे महान शासक का पुत्र और महान शासक का पिता कहा जाता है, तो उस शासक का नाम है बिंदुसार। महान शासक का पुत्र, भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का यह बेटा था। महान शासक का पिता भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ये पिता थे, तो इसलिए इसे कहा जाता है महान शासक का पुत्र और महान शासक का पिता, वो कहा जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार जो है इनका नाम जो है, जो आपके यूनानी ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है अमित्रघात। ये लिखा गया है इसे यूनानी ग्रंथों में। किसको लिखा गया है? बिंदुसार को। यूनानी ग्रंथों में क्या लिखा गया है? अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का अर्थ होता है शत्रु नाशक, शत्रु का विनाश करने वाला कहा गया है इसे, शत्रु नाशक कहा गया है किसे? बिंदुसार को। और किसमें कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में। जबकि यूनानी ग्रंथ जो आपका जो हिंदू ग्रंथ है वायु पुराण में इसके 2 नाम मिलते हैं। यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया, वायु पुराण जो है इसमें इसके 2 नाम मिलते हैं। इसे कहा गया है यहां पे भद्रसार और वारिसार। भद्रसार और वारिसार। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्न उपनाम किस शासक के हैं? भद्रसार, वारिसर, अमित्रघात, आगे एक नाम और है इसका सिंहसेन। तो
तो सारे नाम किसके हैं? बिंदुसार के। कौन सा नाम कहां मिलता है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यूनानी ग्रंथों में अमित्र घात कहा गया है, वायु पुराण में भद्रशार और वारिशर कहा गया है, जबकि इसी का नाम जैन ग्रंथों में से लिखा गया है सिंहसेन। जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। 4 उपनाम है इसके, अमित्रघात, भद्रशार, वारिशर और सिंहसेन। आगे अपन चर्चा करें इसके शासनकाल की, तो पहली बात तो यह कि जो बिंदुसार थे, ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय, इसके तो ये अनुयायी थे। आपको पता होना चाहिए कि जो आजीवक संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी मखलीपुत्र गोशाल ने। मखलीपुत्र गोशाल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। मखलीपुत्र गोशाल महावीर स्वामी के साथी थे, मित्र थे, दोनों ने साथ में तपस्या की थी। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे और आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे मखलीपुत्र गोशाल, और इसी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक साधु रहता था। उस साधु का नाम था पिंगलवत्स नामक साधु इसके दरबार में रहता था। और पिंगलवत्स ही वो पहला साधु था जिसने ये भविष्यवाणी कर दी थी बहुत पहले कि भाई बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश का अगला शासक बनेगा अशोक। अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी पिंगलवत्स ने की थी, जो आजीवक संप्रदाय का साधु था, बिंदुसार का दरबारी था। बिंदुसार खुद भी आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था। अगली बात, बिंदुसार के बारे में कहते हैं कि भाई इसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, एक भी युद्ध नहीं लड़ा इसने। लेकिन फिर भी इसकी यह महानता थी कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने जो शासन स्थापित किया था, इसके पिता ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन स्थापित किया था, इस शासन का कोई भी भाग इसने स्वतंत्र नहीं होने दिया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को इसने यथावत बना के रखा, बावजूद इसके कि इसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। अच्छा, इसके बारे में ये कहते हैं कि भाई बिंदुसार के समय जो तक्षशिला क्षेत्र था, यहां पर 2 बार विद्रोह हुए थे, 2 बार विद्रोह, और वो विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। ये कहते हैं कि जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को भेजता है, जिसका नाम था सुसीम। अब ये कहते हैं कि जो बड़ा बेटा था सुसीम में, ये विद्रोह दबाने में असफल हो गया। जब विद्रोह दबाने में सुसीम असफल हो गया, तब इसने अशोक को भेजा था, और अशोक बड़ी आसानी के साथ इन विद्रोह का दमन कर देता है। तो पहले सुसीम गया था, लेकिन विद्रोह दबाया किसने था? अशोक ने दबाया था। विद्रोह का कारण क्या था? तो दोस्तों कारण यही था कि भाई जो यहां पे जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, राज्य अधिकारी थे, वो जनता से दुर्व्यवहार करते थे, और उसी कारण विद्रोह हुआ था। तो अशोक के द्वारा तक्षशिला के विद्रोह को दबाया गया था। पहले विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। अगली बात, बिंदुसार जो था, इसके समकालीन जो सीरिया का शासक था, उसका नाम था एंटियोकस प्रथम। बिंदुसार के समकालीन सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, जबकि इसके समकालीन जो मिस्र का शासक था, उसका नाम था टॉलमी द्वितीय। टॉलमी द्वितीय मिस्र का शासक, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम, दोनों बिंदुसार के दोस्त थे, मित्र थे। ऐसा कहते हैं कि एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक दूत भेजा था, और उस दूत का नाम था डायमेकस नामक दूत भेजा था एंटियोकस प्रथम ने। अच्छा, इस डायमेकस का एक उपनाम है, इसे कहते हैं मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। अच्छा, मेगास्थनीज कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने युद्ध किया था सेल्यूकस निकेटर के साथ, सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था, संधि की थी,
और संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत मेगास्थनीज भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह वही मेगास्थनीज है जिसने भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक इंडिका की रचना की थी। इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। ये सेल्यूकस निकेटर के दूत बन के आए थे और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं डायमेकस को, जिसे एंटीयोकस सीरिया के शासक ने भेजा था बिंदुसार के दरबार में, इसलिए डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई बिंदुसार ने एंटीयोकस को पत्र लिखकर अपने राज्य में 3 वस्तुएं मंगवाने का आग्रह किया था। पहली जो चीज मंगाई थी उसने, वो तो थी आपकी मीठी शराब। दूसरी चीज जो मंगाई थी वो थे आपके सूखे अंजीर, और तीसरी जो चीज थी उसका नाम था यूनानी दार्शनिक। ये 3 चीज अपने राज्य में मंगवाने का आग्रह किया था बिंदुसार ने एंटीयोकस को पत्र लिख के। अब यहां पर एंटीयोकस क्या करता है, इसने 2 चीजें भेज दी, मीठी शराब भेज दी, सूखे अंजीर भेज दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। और यह कहते हुए मना कर दिया कि भाई जो यूनानी कानून है उस यूनानी कानून में मानव व्यापार की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये 2 तो वस्तुएं हैं। दार्शनिक ये तो मानव है, धर्म की शिक्षा देने वाला, और मानव व्यापार की अनुमति नहीं है, इसलिए हम दार्शनिक को नहीं भेज सकते। ये कहते हुए एंटीयोकस ने मना कर दिया। तो मिस्र का शासक टोलमी द्वितीय और सीरिया का शासक एंटीयोकस प्रथम, ये दोनों मित्र थे किसके, बिंदुसार के। आगे कहते हैं कि वे बिंदुसार जो था इसके 100 बेटे थे, 100 पुत्र थे इसके, टोटल 100 पुत्र बिंदुसार के, जिसमें से जो बड़ा पुत्र था वो था आपका सुशिम। बड़ा पुत्र सुशिम था, कुल पुत्र 100 थे। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुशिम को बनाया। लेकिन ये कहते हैं कि भाई अशोक जो था इसने बाकी के अपने 99 भाइयों का वध कर दिया, और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद मौर्य वंश का तीसरा शासक बना था सम्राट अशोक। तो यह था शासनकाल दोस्तों बिंदुसार का। तो दोस्तों इस वीडियो में आज अपन 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला शासक पढ़ लिया अपने चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा शासक है बिंदुसार। तो इस वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा इसमें बाकी के जो मौर्य शासक हैं और मौर्य शासन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।